हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आरसीडी, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। आरसीडी बेसिकली इस सब्जेक्ट में देयर इज नो पार्टीशन, कोई सेग्रीगेशन नहीं कर रखा, पार्ट ए पार्ट बी, देयर इज नो सच सेग्रीगेशन। वी विल स्टडी 9 चैप्टर्स इन दिस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। और यहाँ पे हम वेरियस एक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे, सेबी एक्ट भी पढ़ेंगे, एससीआरए के बारे में पढ़ेंगे, फैमा, एफसीआरए एंड सो ऑन। तो बहुत सारे एक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है, लेकिन एक डिफरेंट मैनर के अंदर। पूरा का पूरा एक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, जो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नाम से ही लग रहा है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे डिस्प्यूट्स तो होने ही होने हैं। कभी आप किसी एक्ट का वॉलेशन कर देंगे, कभी आपके इन्वेस्टर्स आपसे नाराज़ हो जाएंगे, कभी आपके लैंडर्स आपसे नाराज़ हैं, तो समहाउ कहीं ना कोई प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। तो वहाँ पे उन सारे प्रॉब्लम्स को कौन सी अथॉरिटी के पास लेके जाना है, कौन सी अथॉरिटी के नोटिस आएंगे, उनके अगेंस्ट में आप कहाँ अपील कर सकते हो, ये सारा सब्जेक्ट उसी के बारे में है। तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स अगर किसी कंपनी में अराइज हो गए हैं तो उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 दैट इज फॉर शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। चैप्टर 1 इज फॉर शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। अच्छा, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी को समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड वन टर्म दैट इज मेंबर। आई होप ये नाम आप सबने पहले भी सुना होगा। मेंबर कौन होता है? आई गेस सबको पता है मेंबर का मतलब एक ऐसे पर्सन से होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्डेड होता है। whose name is recorded in the register of member। तो जिस भी पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होता है वही पर्सन कंपनी का मेंबर माना जाता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैम ऐसा क्या होता है कि किसी पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड हो जाता है? मतलब ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जिनसे किसी भी पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड होता है? मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एडमिशन एज अ मेंबर कब कब हो सकता है, कौन कौन से इवेंट में हो सकता है। तो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? लाइक नंबर 1 दैट इज व्हाट, एमओए के सब्सक्राइबर्स। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने आई गेस, है ना। तो जो मेमोरेंडम है, कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें एमओए में एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है और वहाँ पे कुछ मिनिमम मेंबर्स जो है वो साइन करते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी अगर होती है, प्राइवेट कंपनी, तो उसमें 2 सब्सक्राइबर्स मिनिमम होंगे ही होंगे। और एग्जैक्टली अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें 7 जो है मिनिमम मेंबर्स होंगे ही होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो डीम्ड मेंबर्स होते हैं कंपनी के। तो जो भी एमओए के सब्सक्राइबर बनेंगे वो डेफिनेटली क्या बन जाएंगे? कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तो एक तरीका तो हो गया एमओए के सब्सक्राइबर। ठीक बात, क्लियर? अच्छा, दूसरा है शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, पब्लिक इशू आ रहा है या कैसे भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, शेयर इशू कर रही है। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू, तो लोग क्या लगाते हैं? एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में जो सक्सेसफुल अलॉटीज होते हैं उनको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो जैसे उनको शेयर अलॉट होंगे तो दे बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो एप्लीकेशन क्या हो गई है? एक्सेप्ट हो गई है। तो क्या हो जाएगा? उनको शेयर अलॉट हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट के थ्रू भी किसी कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। फाइन, अच्छा भाई, ठीक है। तीसरा जो है तरीका हमारा, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। अब व्हाट इज दिस ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन? वैसे हमारे एक चैप्टर में आगे आएगा भी ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन का टॉपिक, बट अभी बेसिक समझ लेते हैं। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, अगर आज मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए और अदर पर्सन मिस्टर बी। अगर मिस्टर ए अपने शेयर वॉलेंटरली मिस्टर बी को सेल कर देता है, मिस्टर ए सेल्स हिज शेयर वॉलेंटरली फॉर कंसिडरेशन टू मिस्टर बी, तो
तो मिस्टर बी इज द ट्रांसफरी, मिस्टर बी इज द ट्रांसफरी, और क्योंकि वो ट्रांसफरी है तो अब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये ट्रांसफरी बाय वे ऑफ ट्रांसफर बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट। अच्छा, अब ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इट मीन्स व्हाट, कि वॉलेंटरी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। मिस्टर ए जो है उसकी डेथ हो गई है और आफ्टर डेथ उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको शेयर्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा सक्सेशन एक्ट ये बोलता है कि डेथ के बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके लीगल हेयर्स को मिलती है या उसके नॉमिनी को मिलेगी। तो यहाँ पे डेथ के बाद अगर शेयर्स उसके लीगल हेयर्स को मिलते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन। तो इधर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन भी मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। एक है तरीका बाय एस्टोपल, बाय एस्टोपल। इट मीन्स यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बट एक्चुअल में यू आर नॉट मेंबर, तो ऐसे केसेस में भी आपकी मेंबरशिप तो कंटिन्यू रहेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि आई एम नॉट मेंबर बट स्टिल माय नेम इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। यस, डेफिनेटली इट मे हैपन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, he sold his shares to Mr. B. मिस्टर ए ने अपने शेयर किसको बेच दिए, बी को बेच दिए। अब आपको ये पता ही है कि बी जो है वो कंपनी में जाएगा और कंपनी में जाकर के रजिस्टर कराएगा अपने नाम पे शेयर्स को। तो जब तक वो अपने नाम पे शेयर रजिस्टर नहीं करा लेता तब तक किसका नाम लिखा हुआ होगा, ऑफ कोर्स मिस्टर ए का नाम लिखा होगा। तो तब तक मिस्टर ए ही क्या होगा, कंपनी का मेंबर होगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है अनटिल नेम इज रिमूव्ड, जब तक उसका नाम रिमूव नहीं हो जाता रजिस्टर ऑफ मेंबर से तब तक वो बाय एस्टोपल क्या बना हुआ है, कंपनी का मेंबर बना हुआ है। या कभी कभी कुछ क्लैरिकल एरर्स हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बिना फालतू में किसी पर्सन का नाम लिख दिया, तो ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इन सब कॉन्सिक्वेंसेज में बाय एस्टोपल मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। फाइन। अच्छा, पहला क्या हुआ, एमओए के सब्सक्राइबर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त एमओए के सब्सक्राइबर्स कंपनी के मेंबर बन गए। दूसरा क्या हुआ, अलॉटमेंट के थ्रू कंपनी इशू लेके आई, फ्रेश शेयर्स थे, आपने एप्लीकेशन लगाई, सक्सेसफुल अलॉटीज हो गए, अलॉट हो गए शेयर। ट्रांसफर ट्रांसमिशन के थ्रू भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। बाय एस्टोपल मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। और बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ डिपॉजिटरी, बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ डिपॉजिटरी। अच्छा, ये क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डीमैट में शेयर्स हैं तो डिपॉजिटरी है हमारे NSDL और CDSL, है ना, सबने नाम सुना होगा इनका। तो इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी हैं। तो जब भी शेयर्स डीमैट फॉर्मेट में होते हैं तो कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो किसका नाम लिखा हुआ होगा, NSDL CDSL का, क्योंकि जब शेयर डीमैट फॉर्मेट में है, कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और लाखों मेंबर्स हैं, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हम लाखों मेंबर्स की एंट्री रोज नहीं कर सकते। ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे भयानक तरीके से, तो एक दिन में 10-10 हज़ार लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना हम बैठे बैठे बस नाम रिमूव करके नया नाम एंटर ही करते रह जाएंगे, तो ऑफ कोर्स नॉट, कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपनी अपने रजिस्टर में सिर्फ NSDL और CDSL का नाम रिकॉर्ड कर लेती है। ओके, NSDL और CDSL का नाम रिकॉर्ड कर लेती है। अब नाम रिकॉर्ड हो चुका है बट एक्चुअल मेंबर NSDL और CDSL तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर है। ये कौन होते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर, क्योंकि नाम तो लिखा हुआ है इनका। तो क्या डिविडेंड, बोनस, AGM के नोटिस क्या इन्हीं को मिलेंगे? नो। तो ये सब किसको मिलते हैं, NSDL और CDSL के पास जो लिस्ट अवेलेबल होती है और उस लिस्ट में जिन जिन लोगों का एक्चुअल में नाम लिखा हुआ होता है वो लोग एंटाइटल्ड होते हैं डिविडेंड रिसीव करने के लिए, बोनस शेयर रिसीव करने के लिए, राइट इशू के लिए, AGM का नोटिस रिसीव करने के लिए। तो वो जो लोग हैं जो एक्चुअल में ओनर्स हैं, दे आर नोन एज बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ डिपॉजिटरी, they are known as beneficial owners of depository।
बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर्स हैं दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फाइन। तो अब फाइनली मुझे मेंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि हाँ जी मैम, मेंबर का मतलब कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है। और कैसे कैसे मेंबर बन सकते हैं? एमओए के सब्सक्राइबर, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, एस्टोपल एंड डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर। राइट, चलो ठीक है। अब ये जो मेंबर्स हैं इनकी डेमोक्रेसी, बेसिकली यहाँ पे वर्ड शेयर होल्डर वर्ड यूज किया गया है, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, बट एक्चुअल में जो कंपनीज एक्ट है वो शेयर होल्डर वर्ड कहीं यूज नहीं करता है, वो हर जगह मेंबर वर्ड ही यूज करता है। तो ऑल्दो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, बट जब मैं कंपनीज एक्ट के कंसर्न में बात करती हूँ तो वहाँ पे शेयर होल्डर से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? मेंबर्स से ही होता है, क्योंकि जो पर्सन सिर्फ शेयर होल्ड करता है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ नहीं है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई कंसर्न नहीं होता। जैसे यहाँ पे बी जो था उसने अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं कराया था, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ही मेंबर है, बी मेंबर नहीं होगा। गॉट इट? तो अब ये डेमोक्रेसी क्या है और इस किस तरह के राइट जो है वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं और किस तरह से वो कंपनी में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो मेंबर की डेफिनेशन आई होप सबको समझ में आ गई है। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है मेंबर की डेफिनेशन में? नो डाउट? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्ड आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, राइट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इसमें हम क्या बोलते हैं? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब सरकार हम ही बनाते हैं, है ना, हम लोग ही बनाते हैं। हम इलेक्शन करते हैं, वोटिंग पार्टिसिपेशन करते हैं और हम में से ही कुछ लोग जो है वो नेता बनते हैं, है ना। एमपी एमएलएज हम बनाते हैं, हम में से ही होता है, कोई अलग से कोई ऐसा नहीं कि भैया हमने बोल दिया कि हायरार्की बन गई, जो एक बार अगर एक पर्सन अपॉइंट हो गया तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट इंडिया में नहीं है ना। तो यहाँ पे हम में से ही कोई पर्सन क्या बनता है? पॉलिटिशियन बनता है। हम में से ही कोई पर्सन उसको पावर मिलता है और किसके लिए पावर मिल रहा है? हमारे ही बेनिफिट के लिए मिल रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। होता कुछ और ही है, वो तो अलग बात है, बट हाँ डेमोक्रेसी का मतलब यही है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। एग्जैक्टली कंपनी के कंसर्न में अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पीपल की जगह शेयर होल्डर वर्ड यूज कर लेते हैं। ऑफ द शेयर होल्डर, बाय द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर, राइट? तो बहुत सिंपल बात है। लेट्स सी, बाय द शेयर होल्डर्स, ऑफ द शेयर होल्डर्स and for the shareholders. क्या of the shareholder, by the shareholder, for the shareholder, what does it want to say? साफ साफ बोलो ना यार, क्या नाटक लगा रखा है ये? तो साफ साफ बोलती हूँ एकदम क्लियर कट वर्ड्स में। आपको पता है एक कंपनी जो होती है, कंपनी जो होती है ना, होती है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो होती है वो क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। बिल्कुल सही बात है मैम, पता है अच्छे से हमें आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब खुद से काम तो कर नहीं सकती, खुद से काम तो कर नहीं सकती, तो कौन काम करे? उसके ओनर्स काम करें। तो सारे के सारे ओनर्स मिलकर के काम कर ले, ऐसे कैसे हो सकता है? अब इस कंपनी में मान लो 1 करोड़ मेंबर्स हैं, हो सकता है ना? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लिस्टेड कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अगर आपने 1 करोड़ मेंबर्स को मैनेजमेंट दे दिया कंपनी का, तो कंपनी का हो जाएगा स्वाहा, है ना। हम घर में 4 लोग होते हैं, वो शांति से नहीं जी सकते हैं, है ना। 4 लोगों को डिसीजन मेकिंग मिल जाए तो घर का पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना। तो डिसीजन मेकिंग मोस्ट लाइकली एक ही जने के हाथ में होती है, जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, जो भी आपके घर में डोमिनेटिंग है उसी की बात मानी जाती है। माइट भी आपके डैड, या माइट भी आपकी मॉम, है ना, या माइट भी आपके दादा दादी अगर हैं तो वो, तो जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं ना वही काम करते हैं। तो कंपनी में भी 1 करोड़ लोगों पे हम मैनेजमेंट नहीं सौंप सकते, तो क्या करना पड़ता है? ये जो मेंबर्स हैं अपने में से ही कुछ मेंबर्स को क्या इलेक्ट करते हैं? डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं। मोटा मोटा ऐसे कंपलसरी तो नहीं है, किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, बट
मोटा मोटा मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने में से, मतलब जनरली जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो मेंबर भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने में से क्या इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स, क्या इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स। तो ये कौन हो गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ये जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए हैं कंपनी में, वो किसके लिए काम करेंगे, इन मेंबर्स के लिए काम करेंगे। जैसे हम अपने में से ही कुछ लोगों को चूज करके लीडर बनाते हैं, पॉलिटिशियन बनाते हैं, एमपी एमएलए बनाते हैं, और फिर वो लोग सरकार चलाते हैं, हमारे लिए सरकार चलाते हैं। एग्जैक्टली जो मेंबर्स हैं वो अपने में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनाते हैं, और फिर वो बोर्ड जो है इन मेंबर्स की भलाई के लिए ही काम करते हैं। इसीलिए इसको शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी कहा जाता है, कि फॉर द शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर्स, ऑफ द शेयर होल्डर्स। गॉट इट, बात समझ में आ गई है आई गेस। अच्छा, recognizing the supreme authority of the shareholders, the Companies Act has given authority to them to appoint directors at the AGM to direct, control, conduct and manage the business and affairs of the कंपनी। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है वो अपने में से कुछ लोगों को इलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉमिनेट कर देते हैं, और फिर वो डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी का स्मूथ रनिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब कुछ देखते हैं, ताकि उन सारे मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और सबके रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्मेट में काम कर सकें। क्लियर? अच्छा, अंडर कंपनीज एक्ट द पावर्स हैव बीन डिवाइडेड इन 2 सेगमेंट्स। अब कंपनीज एक्ट में आपको पता होगा 2 टाइप की मीटिंग्स कॉल की जाती है। एक तो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, एक होती है मेंबर्स की मीटिंग। तो कुछ पावर्स कंपनी एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ पावर्स मेंबर्स खुद एक्सरसाइज करते हैं। तो सम ऑफ द पावर्स आर गोइंग टू बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड इटसेल्फ, एंड सम ऑफ द पावर्स आर गोइंग टू बी एक्सरसाइज बाय मेंबर्स देमसेल्व्स। तो 2 टाइप की मीटिंग होती है, वन इज बोर्ड मीटिंग एंड वन इज व्हाट, जनरल मीटिंग। वन इज बोर्ड मीटिंग एंड नंबर 2 इज जनरल मीटिंग। 2 टाइप की मीटिंग्स है हमारी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना बच्चों, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बोर्ड मीटिंग में अपने पावर एक्सरसाइज करते हैं, और कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं, जल्दी बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहा करो, ताकि मुझे लगे कि आप सो नहीं रहे हो। ओके, वेरी फाइन, फाइन, चलो जाग रहे हैं सब, वेरी गुड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, और मेंबर्स जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं। मेंबर्स की मीटिंग में कौन कौन से रेजोल्यूशन पास होते हैं, फटाफट बताओ। यस, OR या SR, OR या फिर SR, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। तो जनरल मीटिंग में OR या SR पास किया जाता है, और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो 2 टाइप से सेग्रीगेशन किया गया है। छोटे मोटे जो काम है वो बोर्ड खुद से कर लेगा, रूटीन के जो भी काम होते हैं, और जहाँ पे कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, और उनके थ्रू रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। द डायरेक्टर्स exercise their powers through meeting of board of directors, and shareholders exercise their power through annual general meeting या फिर general meetings like EGM वगैरह जो भी कॉल की जाती है उसके थ्रू वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, राइट। चलिए, अब है यहाँ पे पावर्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 179। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्स्ट्रा में भी पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं सिर्फ चैप्टर को पढ़ाऊंगी तो चीज़ें बहुत सारी आधी अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पे जो हम बोर्ड के पावर की बात कर रहे थे, तो बोर्ड के पावर को कौन सा सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है, सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो रेगुलेट करता है। तो क्या बोलता है ये सेक्शन, ये बोलता है सिंपल सी बात है कि कंपनी का जो पावर है ना, कंपनी का जो पावर है वही पावर किसका है, बोर्ड का।
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, खुद से काम नहीं कर सकती। कंपनी के सारे काम को करने के लिए कौन अपॉइंट किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। अब जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं ना, तो ये कौन से पावर एक्सरसाइज करेंगे? जो कंपनी कर सकती है वही काम कौन कर सकता है? बोर्ड कर सकता है। तो कंपनीज पावर इज इक्वल्स टू बोर्ड का पावर। लेकिन 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 बट अगर कुछ पावर्स कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि ये तो मेंबर्स ही एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या वो पावर बोर्ड एक्सरसाइज कर पाएगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। कंपनीज एक्ट तो सुप्रीमेसी है भाई। कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि ये पावर मेंबर्स एक्सरसाइज करेंगे तो मेंबर एक्सरसाइज करेंगे, बात खत्म। वेयरएज अगर कंपनीज एक्ट ने तो नहीं बोला, लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ने बोल दिया कि ये पावर ऑल्दो बोर्ड का है बट विल बी एक्सरसाइज बाय द मेंबर्स ओनली। रेस्ट्रिक्शन कर दिया ना, कर दिया रेस्ट्रिक्शन, तो भी फिर कौन एक्सरसाइज करेगा? मेंबर्स ही एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? अनलेस व्हाट द पावर्स आर ग्रांटेड टू द मेंबर्स वेदर बाय कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो अगर कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स इनके थ्रू पावर्स स्पेसिफिकली मेंबर्स को डेलीगेट किए गए हैं, तो फिर उस केस में मेंबर्स ही उन पावर को एक्सरसाइज करेंगे, बोर्ड उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ऐसा सेक्शन 179 बोलता है। देखिए, कंपनीज एक्ट ने जितने भी काम है ऑल द वर्किंग, उसको दो कैटेगरी में सेग्रीगेट किया हुआ है। तो नंबर 1 बोर्ड एंड नंबर 2 मेंबर्स। ठीक है, तो बोर्ड जो है वो कौन से काम करेगा? as may be done by company itself, as may be done by company itself except what? जो पावर किसको मिले हैं? मेंबर्स को मिले हैं। पावर्स गिवन टू मेंबर्स। अब ये पावर्स उनको कहाँ से मिले होते हैं? बाय एक्ट और MOA ऑब्लिक AOA। तो MOA, AOA या एक्ट के थ्रू जो भी पावर्स मेंबर्स को गिवन है, वो पावर सिर्फ मेंबर ही एक्सरसाइज कर पाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर जो भी कुछ बचे कुचे हैं वो कौन एक्सरसाइज करेगा? बोर्ड एक्सरसाइज करेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया हमें? मेंबर हमने पढ़ा, मेंबर कौन होता है, मेंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी। फिर उसके बाद अभी हम देख रहे थे कि ये जो मेंबर है ये कैसे कैसे मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी की हमने बात की, और साथ ही में हमने बात की कि कंपनीज एक्ट ने एंटायर वर्किंग को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। तो मेंबर्स अपने पावर जनरल मीटिंग के अंदर एक्सरसाइज करते हैं और बोर्ड अपने पावर बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द बिजनेसेस विच कैन बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स जो क्लियरली कंपनीज एक्ट में बोले गए हैं कि भैया ये तो शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से? एक बार नाम पढ़ लेते हैं हम फास्ट थोड़ा से कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो मेंबर्स कर पाएंगे। वैसे सारे नाम आपने सुने हुए ऑलरेडी, कोई ऐसा नया नाम नहीं आने वाला है। नंबर 1 मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन। MOA अगर आप ऑल्टर करते हैं आपको जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, आर्टिकल्स ऑल्टर करते हैं जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। फर्दर इशू करनी है आपको कैपिटल को, तो उस केस में मेंबर से अप्रूवल, या फिर आपका कोई भी कैपिटल का पोर्शन है अनकॉल्ड कैपिटल, उसको आप रिजर्व कैपिटल में डालना चाहते हैं, मींस वाइंडिंग अप पे ही मंगाएंगे, मेंबर से पूछना पड़ता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है उसके लिए भी मेंबर से ही अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करते हैं, मेंबर्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी। To decide a place other than registered office of the company where statutory books required to be maintained may be capped। तो अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी दूसरे प्लेस पे अपने जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स है उनको रखते हैं तो मेंबर्स से कंसेंट लेना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के नाम दे रखे हैं आपको, सिर्फ नाम दे रखे, जस्ट रीड करना है इनको। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना चाहते हो, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट अगर आप करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ है और उसमें कोई भी अप्रोच करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर अलाउ करने हैं, डायरेक्टर्स को ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंट होना है,
कमीशन मोर देन 1% अगर आप पे करना चाहते हैं एमडी और होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को, या टू मेक लोन, एक्सटेंड गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर कंपनीज और मेक इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड। इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स की बात हो रही है, सेक्शन 186 में इन्वेस्टमेंट लोन करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जाते ही आपको क्या करना पड़ता है, मेंबर्स से अप्रूवल लेना पड़ता है। बोरो मनी एंड टू चार्ज आउट द असेट ऑफ द कंपनी टू सिक्योर द बोरोड मनी। अच्छा, बोरो मनी में बियॉन्ड द लिमिट की बात हो रही है, विद इन द लिमिट तो बोर्ड खुद ही बोरो कर लेता है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट अगर आप बोरोइंग करते हैं तो आपको मेंबर्स से कंसेंट लेना पड़ता है। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए मेंबर्स की मीटिंग कॉल होती है। इंक्रीज और रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विद इन द लिमिट लेड डाउन इन द आर्टिकल्स। तो आप आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 10 डायरेक्टर्स मैक्सिमम होंगे, आप उसको ऑल्टर करना चाहते हैं तो बेसिकली आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हो तो आपको मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कैंसिल, रिडीम डिबेंचर्स एट्सेट्रा to make contribution of fund not related to the business of the company। तो ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन थे एंड सो ऑन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कंपनीज एक्ट में वेरियस सेक्शंस में मेंशन किए गए हैं और वहाँ पे आपने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि हमें ओआर पास करना पड़ेगा या हमें एसआर पास करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रखी थी, सिर्फ यही ट्रांजेक्शन नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनमें मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, लाइक बायबैक आप देख लीजिए, बोनस देख लीजिए, डिविडेंड देख लीजिए। तो बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजेक्शंस हैं जहाँ पे आपको मेंबर्स की मीटिंग कॉल करके ओआर या फिर एसआर पास करना पड़ता है। इट वाज जस्ट अ लिस्ट, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है, आपको जस्ट ऐसे गो थ्रू कर लेना। ये सारे ट्रांजेक्शन आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़े। चल, अब यहाँ पे कोर्ट जो है उन्होंने 2 ब्रॉड ड्यूटीज जो है डायरेक्टर्स की वो आइडेंटिफाई की है। 2 ब्रॉड ड्यूटीज, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए मेंबर्स ने तो ड्यूटीज तो होगी ना उनकी, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो है वो मेंशन की गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्यूटीज है? अच्छा, कोई बता सकता है मुझे? आप में से कोई मैसेज कर सकते हैं मुझे, फटाफट से बताएंगे कि डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? एनी वन ऑफ यू? जनरल है, कोई सेक्शन तो है नहीं। इफ एनी वन कैन मेंशन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, सब सोचने लग गए क्या? डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है? अच्छा, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके, वेरी नाइस हर्षिता, बहुत अच्छी बात। और बताइए, और क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है डायरेक्टर्स की? ड्यू डिलिजेंस, ओके, ठीक है। और अच्छा, मीटिंग्स कॉल करना, ठीक है। और बताइए। एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, फाइन, गुड। चले, तो अभी जो डायरेक्टर्स हैं वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करते हैं कंपनी में। लोग ट्रस्ट करते हैं उन पे, भरोसा है ना। जो शेयर होल्डर्स थे, मेंबर्स थे कंपनी के, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया। जैसे हम भरोसा करते हैं मोदी जी पे कि मोदी जी अच्छे से काम करेंगे, है ना। या फिर आप जिस भी स्टेट में हैं उसके चीफ मिनिस्टर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस स्टेट में अच्छे से काम करेंगे, हम भरोसा करते हैं, वो अलग बात है, टूट जाता है। लेकिन फिड्यूशरी कैपेसिटी में वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको उस ट्रस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप की जो उनकी ड्यूटीज दे रखी है, तो नंबर 1 क्या बोलता है? अटमोस्ट केयर, ड्यूटीज ऑफ अटमोस्ट केयर एंड स्किल इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एल्स बी लायबल फॉर द डैमेजेस। तो कंपनी साहब बोलता है, सिंपल क्लियर कट बात है भाई, तुम डायरेक्टर्स हो, तुम्हें गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, अटमोस्ट केयर के साथ, विद स्किल, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना है आपको। और अगर आप इस काम को करने में अनसक्सेसफुल रहे, तुमने कुछ भी लापरवाही की, कुछ भी कांड किया, तो लाइबल फॉर डैमेजेस आप होंगे। जगह जगह पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट में डायरेक्टर्स को फॉल कराया गया है, तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट में फिर एक्शन लिए जाएंगे ही जाएंगे, है ना। नंबर टू फिड्यूशरी ड्यूटीज है टू एक्ट बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी and not to exercise powers for collateral benefit and not to earn profit from the position as a director। अब क्योंकि आप डायरेक्टर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पैसे पे अपना कब्जा जमा लोगे ना, कंपनी के प्रॉफिट्स को हेर फेर मत करना।
किए ना तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में फॉल करोगे और फिर कंपनीज एक्ट ना बैंड बजाएगा आपकी बहुत अच्छी वाली। तो इसीलिए आप बोनाफाइड काम करिए, फिड्यूशरी कैपेसिटी है आपकी, लोगों ने ट्रस्ट किया है आप पे, आपको इतना फंड्स का मालिक बना दिया है, तो वो मालिक एक्चुअल में मत बन जाना, वो ट्रस्टी की तरह ही उस पैसे को होल्ड करना। ठीक बात। चलिए अब है मेजॉरिटी पावर, मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी कंपनी में अगर मैं बात कर रही हूँ मेंबर्स की मीटिंग की, लाइक जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, तो वहाँ पे अगर कोई भी काम करना है, कोई भी इवेंट है, कोई भी प्रपोजल, कोई भी एजेंडा जिसको मुझे पास कराना है, ठीक है, तो उसमें हम क्या पास करते हैं, रेजोल्यूशन। तो जनरल मीटिंग में अभी सबने बता ही दिया था कि 2 टाइप के रेजोल्यूशन पास होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, राइट। कोई मुझे बता सकता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कितना % कंसेंट चाहिए होता है, जल्दी बताओ फटाफट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कितना % कंसेंट चाहिए होता है? मेजॉरिटी वोट्स। हाँ 50-51 ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए, चाहे एक ही वोट ज़्यादा क्यों ना हो, तो वो परसेंटेज चाहे 50 पॉइंट समथिंग ही क्यों ना हो, दैट इज ओके, मोर देन 50% आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ओआर का मतलब होता है मोर देन 50%, या ऐसा बोले वोटेड फॉर, वोटेड अगेंस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, वोटेड फॉर इज मोर देन वोटेड अगेंस्ट, ओके। चाहे एक ही वोट ज्यादा क्यों ना हो, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ये स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी % कंसेंट चाहिए होती है, जल्दी बताओ। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन में कितना % कंसेंट चाहिए होता है? 3 टाइप्स ऑफ वोटेड अगेंस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, क्या बात है, फटाफट आंसर है, जल्दी जल्दी, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन, उसमें वोटेड फॉर, वोटेड अगेंस्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स होने चाहिए। वोटेड फॉर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ वोटेड अगेंस्ट। अब इस दोनों पॉइंट को देख करके आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई कि जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट है, वही पावर एक्सरसाइज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो माइनॉरिटी है बेचारे वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं कंपनी में। तो यहाँ पे किसकी मनमानी चलती है, मेजॉरिटी की मनमानी चलती है। बट हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी अपनी मनमानी में माइनॉरिटी के राइट्स को एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकते। ये तो क्लियर कट है, 100% कंसेंट आना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर अपन हर सेक्शन में ये बात करें कि यूनानिमसली कंसेंट आना चाहिए, एक मेंबर ने भी मना कर दिया तो काम नहीं होगा, तो काम होएगा ही नहीं कभी भी, कि हर पर्सन को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में इशू आएगा ही आएगा। तो इतने सारे लोग हैं तो फिर कभी भी कंसेंट आएगा ही नहीं, तो कंपनी में कभी भी कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए हम ये तो कभी भी नहीं बोल सकते कि 100% कंसेंट लेना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट ने वैसे ही पहले बोल दिया कि या तो मेजॉरिटी ओआर पास करा लो, या कोई ज़्यादा क्रूशियल मैटर है तो एसआर पास करा लो। बट यूनानिमसली कंसेंट पास करना तो नामुमकिन है। मीन्स हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बात नहीं मानी जाएगी, ऐसे लोग होंगे, एक कैटेगरी हमेशा आएगी जो हमेशा अगेंस्ट में जाएंगे और उनकी बात नहीं मानी जा रही है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उनके राइट्स का वायलेशन करेंगे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उनको हैरेस करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो एक बार फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ कार्डिनल रूल ऑफ द कंपनी लॉ दैट प्राइमा फेसी majority of members of a company are entitled to exercise the powers of the company and generally to control its affairs। तो most of the cases में ये general rule ही है, of course सी बात है कि जो majority of जो persons है वही सब कुछ control करते हैं और वही जो है company के affairs को देखेंगे। तो जो भी exercise हो रहा है members of the company, कौन से, majority।
कौन से मेंबर्स? मेजॉरिटी वाले मेंबर्स, वही सारा कंट्रोल देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेक्शन 47 भी दे रखा है कि 47 वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता है कि कौन कौन से वोटिंग राइट्स जो है वो दे रखे हैं। तो सेक्शन 47 में एक क्लियर कट बात बोली है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो 1 शेयर पे 1 वोट एक्सरसाइज करते हैं और उनको हर मामले में वोटिंग करने का राइट होता है। वेराज जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हर मामले में टांग अड़ाने का राइट नहीं होता है, उनको सिर्फ सेलेक्टेड मामलों में ही वोटिंग करने का राइट होता है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं वोटिंग की, हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग की, तो सेक्शन 47 का जिक्र करना तो बनता ही है। तो सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स के बारे में क्या बोलता है? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है आर एंटाइटल्ड to vote on every resolution put before the company. They are entitled to vote on every resolution. Whereas if I'm talking about preference shares, तो preference share holders जो है वो सिर्फ कुछ selected matters में ही voting कर सकते हैं, like which affect their interest, like wind up of the company, like reduction of share capital. तो यहाँ पे कुछ selected मामलों में ही वो voting कर सकते हैं, but हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 इयर्स तक डिविडेंड नहीं मिला तो वो कौन से वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो लोग हैं ये कौन है? कंपनी के मेंबर्स हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिनसे हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो ये 2 लोग मेंबर्स हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो उनको सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स जो है उसकी परमिशन ग्रांट करता है और उसी के थ्रू वो कंपनी का एंटायर कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ देखते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या बात की अभी तक? हमने बात की सबसे पहले कि मेंबर कौन होता है, कैसे मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है। देन उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, किस तरह से उनको राइट मिलता है। तो मेजॉरिटी जो है वो OR/SR पास करके कंपनी में कंट्रोल एक्वायर करते हैं, क्योंकि एंटायर कंपनी में हमने शेयर होल्डर डेमोक्रेसी की जब बात की तो वहाँ पे कंपनी में अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के बेनिफिट के लिए सारे काम किए जा रहे हैं और उन्हीं के थ्रू सब कुछ रेगुलेट किया जा रहा है। तो 2 कैटेगरी में कंपनीज एक्ट ने इन सारे पावर्स को सेग्रीगेट कर दिया, बोर्ड के पावर एंड मेंबर्स के पावर। और मेंबर्स को पावर कौन सा सेक्शन दे रहा है? सेक्शन 47 उनको पावर दे रहा है, वोटिंग करने के पावर्स उनको वहीं से मिल रहे हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, हमारा टाइम भी हो रहा है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो अपना मैसेज कर दीजिए फटाफट से।